अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आपका दिन अच्छा चल रहा होगा। आज के इस लेक्चर में हमारा जो फर्स्ट हीरो है जिसकी हम रीडिंग कर चुके हैं, फर्स्ट ईयर एट हैरो, आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले हमारी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर्स कौन से हैं। जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है द राइटर सेज दैट द एग्जामिनर्स आस्क द क्वेश्चंस which students cannot answer and do not ask these which they can answer. Is the complaint just? हमारा राइटर कहता है कि एग्जामिनर ज़्यादातर पेपर के अंदर वो सवाल करते हैं जिसका हम जवाब नहीं दे सकते, और वो सवाल नहीं करते जिसका हम जवाब दे सकते हैं। तो क्या राइटर की ये शिकायत दुरुस्त है? तो हम कहेंगे जी नहीं, ये शिकायत दुरुस्त नहीं है। हमें काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, और जो भी वो हमसे पूछे हमारे पास उसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसको मैं आंसर ही लिखूंगा। आपके पास सवाल आ गया, आपको पता चल गया, किताब में भी लिखा हुआ है। तो पहले सवाल का जवाब हम जो सिंपल लिखेंगे वो हम कहेंगे नो, द कंप्लेंट इज नॉट जस्ट, द कंप्लेंट इज नॉट जस्ट। ये शिकायत जो है ये इंसाफ पर मबनी नहीं है। इट इज ए कंप्लेंट of dull and lazy students. Dull and lazy students, जो निकम्मे स्टूडेंट होते हैं यही लोग होते हैं जो शिकायत करते हैं। The hard working student, the hard working student can answer any question he or she is asked. फुल स्टॉप। बस इतना जवाब काफ़ी है। नो, द कंप्लेंट इज़ नॉट जस्ट, ये शिकायत दुरुस्त नहीं है। इट इज़ अ कंप्लेंट ऑफ डल एंड लेजी स्टूडेंट्स, ये निकम्मे स्टूडेंट ही ऐसी शिकायत करते हैं। द हार्ड वर्किंग स्टूडेंट कैन आंसर एनी क्वेश्चन ही और शी आस्क्स, जो मेहनती स्टूडेंट होता है उससे कोई भी सवाल पूछा जाए वो उसका जवाब दे देता है। ठीक है, चले जी अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास आंसर उसका क्या बनेगा। पहले सवाल पढ़ लेंगे। ऑल राइट, इस एक्सरसाइज में जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड बाय योर एग्जामिनर्स। आपका जो एग्जामिनर है वो किस तरह के सवालात आपसे पूछता है, तो आप क्या बताएंगे? ठीक है, तो हम लिखेंगे द क्वेश्चन पेपर शुड बी the real test of ability of the students it should not be that easy या फिर इट शुड नॉट बी easy enough that a common student without working hard can get high marks. Full stop. Therefore our examiners make a balanced question paper to analyze both the dull and the
हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स। द क्वेश्चन पेपर शुड बी द रियल टेस्ट ऑफ एबिलिटी ऑफ द। देखिए क्वेश्चन पेपर बेसिकली होते क्यों है, ये इम्तिहान क्यों लेते हैं, ताकि पता चल सके कि कौन सा स्टूडेंट कितना काबिल। तो इसका मकसद तो यही होना चाहिए, इट शुड नॉट बी इजी इनफ। तो कोई भी क्वेश्चन पेपर इतना आसान ना हो दैट कॉमन स्टूडेंट विदाउट वर्किंग हार्ड कैन गेट हाई मार्क्स, कि उसको अटेम्प्ट करके जो आम सा स्टूडेंट जो मेहनत नहीं करता वो भी अच्छे नंबर ले जाए, तो फिर फ़ायदा क्या है आपका इम्तिहान लेने का। Therefore, our examiners make a balanced question paper to analyze both the dull and the hard। लिहाजा हमारे जो एग्जामिनर होते हैं वो हमेशा एक दरमियाना पेपर बनाते हैं जो ना आसान होता है ना मुश्किल होता है, ताकि दोनों तरह के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बाद में जज किया जा सके। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड चर्चिल नॉट डू वेल इन एग्जामिनेशन। ये हीरोज के सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि थोड़े से क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि चर्चिल जो है वो अपने इम्तिहानात में अच्छे नंबर क्यों नहीं लेता था। तो हमें पता है क्योंकि उसे तो हिस्ट्री और शायरी, इस तरह ऐसे राइटिंग, इस तरह की चीज़ें पसंद थी, और उसे जो इम्तिहान लिए जाते थे वो ज़्यादातर साइंस, मैथमेटिक्स, ग्रीक, लैटिन के लिए जाते थे, तो उसमें उसकी दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो कभी भी इम्तिहानात के अंदर अच्छे मार्क्स नहीं लेता था। चर्चिल डिड नॉट लाइक लैटिन एंड mathematics. He liked poetry and essay writing. He liked poetry and essay writing, while on the other hand the examiners were interested in Latin and mathematics. Therefore Churchill could not do well in examinations. चर्चिल इम्तिहानात में अच्छी कारकर्दगी क्यों नहीं दिखा सका। चर्चिल डिड नॉट लाइक लैटिन एंड मैथमेटिक्स। चर्चिल को लतीनी ज़ुबान और मैथमेटिक्स अच्छे नहीं लगते थे। ही लाइक पोइट्री एंड एसे राइटिंग। उसे शायरी और मजमून निगारी जो है वो अच्छी लगती थी। वाइल ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ द एग्जामिनर्स वर इंटरेस्टेड इन लैटिन एंड मैथमेटिक्स। जो इम्तिहान लेने वाले होते वो लतीनी ज़ुबान और मैथमेटिक्स में ज़्यादा दिलचस्पी लेते। देयरफॉर चर्चिल कुड नॉट डू वेल इन एग्जामिनेशन। इसलिए चर्चिल कभी भी इम्तिहानात के अंदर अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास क्या है। ऑलराइट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डिड चर्चिल डू हिज लैटिन पेपर। चर्चिल ने अपना लतीनी ज़ुबान का पेपर जो है वो कैसे किया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल में, ये बार बार पेपर में आता है, ये आपने याद रखना, ठीक है। इसको जैसे मैं लिखूं आपने फ़ौरन जो है वो साथ नोट कर लेना। तो चर्चिल ने अपना लतीनी ज़ुबान का पेपर कैसे किया। चर्चिल डिड हिज लैटिन पेपर बैडली, बड़े बुरे तरीके से। He did not know anything relevant
to the question. Yeah, at the top, he wrote his name and question number 1. After a much thought, he put a bracket. He put a bracket around it, and thus it became question number 1 in bracket. After some time, some blots of ink dropped over his paper, and he sadly gazed this manifestation for the next 2 hours. For the next 2 hours. चर्चिल डिड हिज लैटिन पेपर बैडली. चर्चिल ने अपना लतीनी ज़बान का पेपर बड़ा बुरा किया. ही डिड नॉट नो एनीथिंग रेलिवेंट टू द क्वेश्चन. उसे सवाल के लिहाज से कुछ भी उसकी मुनासबत से नहीं आता था. एट द टॉप ही रोट हिज नेम एंड क्वेश्चन नंबर 1 लाइक दिस. तो शुरू में ऊपर उसने अपना नाम और क्वेश्चन नंबर 1 लिखा. आफ्टर मच थॉट, और काफ़ी सोच विचार के बाद, ही पुट अ ब्रैकेट अराउंड इट एंड दस इट बिकेम, ब्रैकेट के अंदर क्वेश्चन नंबर 1. काफ़ी सोच विचार के बाद. आफ्टर सम टाइम सम ब्लॉट्स ऑफ इंक ड्रॉप्ड ओवर हिज पेपर. तो कुछ देर के बाद स्याही के कुछ धब्बे जो हैं वो उसके पेपर के ऊपर गिरे. एंड ही सैडली गेज दिस मैनिफेस्टेशन. और वो बड़े सदमे से इस मंजरनामे को घूर कर देखता रहा फॉर द नेक्स्ट 2 आवर्स, अगले 2 घंटों तक. तो इसका मतलब है कि उसे पेपर नहीं आता था, तो वो बस ऐसे बैठा रहा और खाली जो है वो सोचता रहा, देखता रहा. इस तरह उसने अपना ये पेपर अटेम्प्ट किया. चले अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारी इस एक्सरसाइज में क्या है. ऑलराइट, हमारे पास बच्चों अगला क्वेश्चन है. चर्चिल वॉज टॉट इंग्लिश एट हैरो एंड नॉट लैटिन एंड ग्रीक. वॉज इट गेन और लॉस? चर्चिल को हैरो के अंदर अंग्रेजी ज़ुबान सिखाई गई, लतीनी और ग्रीक ज़ुबान नहीं सिखाई गई. क्या इसे फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? तो ऑफ कोर्स हमने इस चैप्टर में पढ़ा है. तो चर्चिल का इसको बाद की ज़िंदगी में बड़ा फ़ायदा हुआ. उसे अंग्रेज़ी ज़ुबान उसके हड्डियों के अंदर रच बस गई. रोज़ी रोटी कमाने की ये ज़ुबान बन गई. वो स्पीचेस करने लगा, अच्छा पॉलिटिशियन बन गया, वज़ीर आज़म भी बन गया. बड़ी बात है. तो इसका उसे जो है वो नुकसान नहीं हुआ. इट वॉज नो लॉस टू चर्चिल. Full stop. He never felt being disadvantaged. Rather, the intelligent boys who once won prizes in Latin and Greek
यहाँ पे इन ना लिखें, फॉर लिख दें। हैड टू लर्न इंग्लिश लेटर इन देयर लाइफ, to earn their living, तो ये फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ? ऑफ कोर्स उसे फ़ायदा हुआ। इट वाज नो लॉस टू चर्चिल, इसका चर्चिल को कोई नुकसान नहीं हुआ। ही नेवर फेल्ट बीइंग डिसएडवांटेज, उसने कभी नहीं ये सोचा, उसे कभी नहीं ये महसूस हुआ कि शायद जो है इसका उसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो घाटे में चला गया। रादर बल्कि इसकी बजाय द इंटेलिजेंट बॉयज़ हु वंस वन प्राइजेस फॉर लैटिन एंड ग्रीक, जिन्होंने कभी लातीनी और ग्रीक ज़ुबान के लिए स्कूल लाइफ में बड़े बड़े इनामात जीते थे, हैड टू लर्न इंग्लिश लेटर इन देयर लाइफ, उनको बाद में अपनी ज़िंदगी में अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखनी पड़ी, टू अर्न देयर लिविंग, अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि चर्चिल को इसका ओवरऑल फ़ायदा ही हुआ। अगला सवाल देखते हैं कि क्या है। हाँ जी बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, व्हाट गुड डिड चर्चिल 3 years स्टे एट हैरो डू हिम। चर्चिल जो 3 साल तक हैरो में रहा, उसके क़याम का चर्चिल को क्या फ़ायदा हुआ? तो उसे ये फ़ायदा हुआ कि 3 दफ़ा उसने ज़्यादा अंग्रेज़ी सीखी, तो अंग्रेज़ी के सेंटेंसेस बनाना जो है वो उसके हड्डियों के अंदर रच बस गया। तो ये इससे जो है वो इसका फ़ायदा हुआ। तो हम क्या लिखेंगे? बाय स्टेइंग 3 years, by staying 3 years at हैरो में 3 साल रुकने के वजह से चर्चिल got an ample time to learn English. An ordinary sentence of English language and its structure got through his bones and marrow. He learned the language या grammar. He learned the grammar thoroughly. Full stop. This helped him a lot in his practical life. अच्छा जी, 3 साल जो हैरो के अंदर चर्चिल रहा, तो उस 3 साल का क्या फ़ायदा हुआ चर्चिल को? बाय स्टेइंग 3 years एट हैरो में 3 साल रहने तक चर्चिल गॉट एन एम्पल का मतलब होता है इनफ। चर्चिल के पास इनफ काफ़ी टाइम मिला उसे टू लर्न इंग्लिश, वो अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखने के लिए। एन ऑर्डिनरी सेंटेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड इट्स स्ट्रक्चर, तो एक आम जुमला जो इस ज़ुबान का है और उसकी साख, गॉट थ्रू हिज बोन्स एंड मैरो, वो उसकी हड्डियों और गुर्दे के अंदर रच बस गई। ही लर्न द ग्रामर थॉरोली का मतलब होता है कम्प्लीटली, और उसने मुकम्मल तौर पर जो है वो ग्रामर को सीख लिया। दिस हेल्प्ड हिम अलॉट इन हिज प्रैक्टिकल लाइफ, तो बाद में अमली ज़िंदगी के अंदर इस चीज़ ने उसको बड़ा जो है वो फ़ायदा पहुंचाया, बड़ी मदद दी। जब वो स्पीचेस लिखता था, जब वो बोलता था, तो बड़ा कमाल का स्पीकर था। अच्छा जी, अगला सवाल देखते हैं बच्चों हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द नॉलेज ऑफ इंग्लिश स्टैंड चर्चिल इन गुड स्टेड आफ्टर ईयर्स।
कई सालों के बाद अंग्रेज़ी ज़ुबान का इल्म जो है उसने चर्चिल को एक अच्छा मुकाम कैसे दिया। तो ज़ाहिर है वो जो है अंग्रेज़ी ज़ुबान जो है रोज़ी रोटी कमाने का ज़रिया बन गई, ठीक है, और ये अच्छा बोलता था, इसे ज़ुबान आती थी, ये लफ्ज़ों से लोगों को कायल कर सकता था, तो इसे आला मुकाम जो है वो मिल गया। By knowing his national language well, अच्छी तरह सीखते हुए, he faced no difficulty in the daily affairs of his life. In the daily affairs of life, he became a successful politician. By knowing his national language well, अपनी कौमी ज़ुबान को अच्छी तरह सीखने के बाद he faced no difficulty in the daily affairs of life, उसे ज़िंदगी के रोज़मर्रा कामों में मुश्किलात का कभी भी कोई ख़त लिखना है, कोई नोट लिखना है, कुछ भी, तो उसे कोई तकरीर लिखनी है, तो रोज़मर्रा के कामों में उसे कभी कोई मुश्किल पेश ना आई। He became a successful politician, और वो बड़ा एक कामयाब जो है वो सियासतदान भी इसी वजह से बना। तो ये इस तरह उसने जो है इस ज़ुबान ने उसे आला मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। ज़ाहिर है वैसे ही जो कौमी ज़ुबान है उसे सीखना चाहिए। अगला सवाल है, राइट एन एप्रिसिएशन और क्रिटिसिज्म ऑफ चर्चिल्स व्यूज़ इन रिगार्ड टू द स्टडी ऑफ लैटिन, ग्रीक एंड इंग्लिश एंड देयर वैल्यू इन अर्निंग अ लिविंग। चर्चिल के जो नज़रियात हैं लतीनी ज़ुबान, ग्रीक ज़ुबान और अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखने के, और किसका कितना फ़ायदा है रोज़ी रोटी कमाने में, उसके इस नज़रियात के बारे में तारीफ़ी या फिर तनकीदी जायज़ा लें। तो ज़ाहिर ऑफ कोर्स वो अंग्रेज़ी ज़ुबान उसने सीखी थी तो उसी की तारीफ़ करता था, लैटिन और ग्रीक की जो है वो तनकीद करता था, लेकिन वो कहता था कि ये अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो पहले अंग्रेज़ी ज़ुबान सीख लें, अंग्रेज़ी ज़ुबान अगर आ जाए तो शौक़ के तौर पर बाकी ज़ुबानें सीखें, लेकिन अंग्रेज़ी ज़ुबान ज़रूर सीखें। English has become an international language. In this era, आज के दौर में, जाहिर है, ठीक है, पूरी दुनिया में ये ज़ुबान अब बोली जाती है। Its knowledge enables us to understand the national and international issues. Churchill favored that everyone must learn English first and then learn Greek and Latin as a treat if one wants to. इंग्लिश हैज़ बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज इन दिस era। आज के ज़माने में ये एक बैनुल अक़वामी ज़ुबान बन चुकी है। इट्स नॉलेज एनेबल्स अस टू अंडरस्टैंड द नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज़। तो इसका अगर इल्म है तो इससे हम पूरी दुनिया के जो मसाइल हैं उनको समझ सकते हैं, क्योंकि वो अंग्रेज़ी में लिखे जाएंगे, बताए जाएंगे, बयान किए जाएंगे। चर्चिल फेवर्ड दैट एवरीवन मस्ट लर्न इंग्लिश फर्स्ट। तो चर्चिल का ये ख्याल था, उसका ये मानना था कि अंग्रेज़ी ज़ुबान सबसे पहले सीखनी चाहिए, एंड देन लर्न ग्रीक एंड लैटिन एज ए ट्रीट। तो तोहफे के तौर पर जो है, शौक़ के तौर पर, इफ़
वन वांट्स टू, अगर कोई चाहता है तो बाद में वो ग्रीक और लतीनी ज़ुबान सीख ले, लेकिन पहले जो है वो अंग्रेज़ी ज़ुबान ही सीखे। ठीक है बेटा, ये इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं जिनको आज हमने अटेम्प्ट किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। शराज कह रहे हैं कि ऐसे जो है वो कितने पेजेस का होना चाहिए? बेटा ये अब मैक्सिमम जो है वो 4 से 5 साइड का होना चाहिए, बस इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, इतना ऐसे काफ़ी है। थैंक यू मोहम्मद, बस आप मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप लोग बहुत अच्छा रिज़ल्ट जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। तो आप लोगों का रिज़ल्ट ही हमारे लिए असल रिवॉर्ड है। अच्छा, जन्नत कह रही है कि ऑल क्लियर, थैंक यू वेरी मच बेटा। कल इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट हीरो है चैप्टर नंबर 12 वो हम शुरू करेंगे। काफ़ी लेंथी है, कोशिश करेंगे कि 2-3 लेक्चर्स के अंदर इसको ख़त्म कर लें। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत शुक्रिया मोहम्मद, थैंक यू सो मच कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। बस आप अच्छी तरह पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें और अल्लाह आपको बहुत सारी कामयाबियाँ दें। अच्छा जी, इंशाल्लाह वे कह रहे हैं कि क्लियर हो गया सब। सर आपने कहा था कि आप हमें ईडियम्स के नोट्स प्रोवाइड करेंगे। हाँ एक्चुअली बिल्कुल, मैं लास्ट वीक जो है वो बहुत बिजी रहा। इंशाल्लाह इस वीक तक जो है वो आपको ईडियम्स के नोट्स प्रॉमिस में ज़रूर मिल जाएंगे। कल कॉलेज भी आ जाइएगा, ठीक है भाई। ऑलराइट, कल इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। चलें जी, अपना ख्याल रखें, आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखें। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।